नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 के अंतर्गत एक संगोष्ठी को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि महापुरुषों को जाति, मत या मजहब के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने महापुरुषों को इन आधारों पर विभाजित करने का प्रयास किया। विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के शासनकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि औरैया में माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर स्थापित डिग्री कॉलेज का नाम बदलने का प्रयास किया गया था। सीएम योगी ने गर्व के साथ घोषणा की कि वर्तमान सरकार ने औरैया के मेडिकल कॉलेज का नाम माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने रानी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां सदाचार और सद्बुद्धि है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक ऊर्जा की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश के 140 करोड़ लोग प्रेरित हो रहे हैं। मोदी सरकार ने नेशन फर्स्ट का भाव पैदा किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत गर्व के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, और लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीवंत उदाहरण है। सीएम योगी ने बताया कि नारी वंदन अधिनियम और शासन की अन्य योजनाओं के माध्यम से नारी शक्ति के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएससी की 3 बटालियनों का नाम अवंतीबाई, झलकारीबाई और वीरांगना उदा देवी के नाम पर रखा है, जो नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। जब हम महापुरुषों की बात होती है, महापुरुषों का योगदान अविस्मरणीय है। उन्हें बांटा नहीं जा सकता। उन्हें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं बांटा जा सकता, लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकारों के द्वारा किया गया। आप याद करिए, औरैया में एक राजकीय डिग्री कॉलेज था, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस डिग्री कॉलेज का नाम बदल दिया था, और आज मुझे घोषणा करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उसी औरैया में हम राजकीय मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे करेंगे। ये सात वर्किंग हॉस्टल भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर ही समर्पित होंगे, और मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर ही होंगे। महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति के इन कार्यक्रमों को हमें 31 मई तक के कार्यक्रम में हर एक स्तर पर जाकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। संगठन की योजना रचना भी है, और सरकार के मंत्रीगण भी अपने अपने प्रभारी जनपदों में जाकर जनपद स्तर की बैठक लेकर जनपद स्तर का कार्यक्रम, मंडल स्तर के कार्यक्रम, नगर निकायों के स्तर पर कार्यक्रम, सेक्टर स्तर के कार्यक्रमों की रचना बना करके और गोष्ठियों के माध्यम से अगर हम इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे जाएंगे तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर का यह व्यक्तित्व और कृतित्व वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश होगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार को भारत की उन 3 वीरांगना देवियों के नाम पर, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से विदेशी दासता से मुक्ति प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिसमें वीरांगना अवंतीबाई, वीरांगना झलकारीबाई और वीरांगना, ये 3 अलग अलग वीरांगनाओं के नाम पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश महिला पीएससी की 3 नई बटालियन का गठन भी उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक जिम्मेदारी और सहभागिता पर जोर दिया। सीएम योगी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने भारत के वैदिक दर्शन और सनातन परंपराओं का उल्लेख करते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य की आवश्यकता को लेकर लोगों से अपील की। मुख्यमंत्री सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य का जैव विविधता बोर्ड
प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास के विजन को साकार करने के लिए नए अभियान चला रहा है। पिछले 8 वर्षों में वन विभाग ने 210 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण कर राज्य के वन क्षेत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी को कानपुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्मल और अविरल बनाने में सफलता प्राप्त हुई है। कानपुर जो कभी नमामि गंगे का सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था, आज वहां गंगा स्वच्छ और जीवंत है। यह सृष्टि केवल मनुष्य के लिए नहीं है और मनुष्य को अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो उसको सभी जीवों के अस्तित्व के बारे में, जंतुओं के अस्तित्व के बारे में, जल स्रोतों के बारे में, उनके संरक्षण की दिशा में तो कार्य करना ही पड़ेगा। साथ साथ जो पर्यावरण का एक समन्वित रूप है, इन सब के बारे में भी गहन मंथन करते हुए उसको क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक साथ सामूहिक प्रयास का हिस्सा बनना चाहिए। इसमें सरकार भी बल लगे, पर्यावरणविद भी इसके साथ जुड़े, समाज के प्रबुद्ध जन भी इसके साथ जुड़े, आम जनमानस को भी अगर हम इसके साथ जोड़ करके इस अभियान का हिस्सा बना सकते हैं तो इसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने आएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का हमारा जो बायोडायवर्सिटी बोर्ड है वह इस दिशा में कुछ प्रयास कर रहा है, जिसमें उन्होंने कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, स्थानीय परंपरा, ज्ञान और संस्कृति के सम्मान के बारे में, जैव संसाधनों के अव्यय के पोषणीय उपयोग से सृजित लाभों को उचित और साम्यपूर्ण विवरण के बारे में और जैव विविधता क्षरण पर प्रभावी नियंत्रण के बारे में कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने पिछले 8 वर्ष में 210 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट कवर को आगे बढ़ाने में मदद की। ये पर्यावरण के प्रति और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से नमामि गंगे परियोजना के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। कानपुर नमामि गंगे परियोजना का जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट माना जाता था, आज आप देखते होंगे और मुझे अंतःकरण से प्रसन्नता होती है कि हमारी देव नदी गंगा कानपुर में अविरल भी है और निर्मल भी है। वाराणसी के तुफैल को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। मोहम्मद तुफैल पर अपने ही देश के साथ गद्दारी करने का बड़ा आरोप लगा है। आरोप है कि तुफैल पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था और देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल था। इसी बीच अब तुफैल को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल एक पाकिस्तानी महिला नफीसा तुफैल के संपर्क में थी और नफीसा कोई आम पाकिस्तानी महिला नहीं थी। नफीसा का पति पाकिस्तानी सेना में है और इस केस में नफीसा का नाम जुड़ने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्ना हो गई हैं। माना जा रहा है कि तुफैल को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने नफीसा के जरिए ही हनी ट्रैप में फंसाया और मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी महिला नफीसा तुफैल के साथ काफी संपर्क में रहती थी और वह फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों के सहारे तुफैल के साथ संपर्क साधती रहती थी। मोहम्मद तुफैल के बाद एटीएस ने नोएडा से मोहम्मद हारून को भी अरेस्ट किया है। उस पर भी देश की खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप है। मोनाली यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री रैकेट का एसटीएफ द्वारा खुलासा किए जाने के बाद ईडी भी हरकत में आ गई है। 6 राज्यों के चल रहे उत्तर भारत के इस सबसे बड़े फर्जी डिग्री रैकेट की जांच शुरू करने के लिए ईडी की इंटेलिजेंस विंग जानकारी जुटा रही है। हापुड़ में मोनाली यूनिवर्सिटी के चेयरमैन विजेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी 11 आरोपियों के खिलाफ जल्द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। बता दें कि एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि ये रैकेट यूपी के साथ बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान की करीब 15 यूनिवर्सिटी में भी सक्रिय था, जिसका संचालन हरियाणा के पलवल का रहने वाला संदीप सहरावत कर रहा था। इस रैकेट ने विदेश में नौकरी और पढ़ाई के लिए जाने वाले करीब 10,000 लोगों को फर्जी डिग्री और मार्कशीट मुहैया कराई थी। एसटीएफ इन सभी लोगों को ब्यौरा भी जुटा रही है और वहीं
वहीं दूसरी ओर एसटीएफ यूनिवर्सिटी के बाकी कर्मचारियों और छात्रों के बयान भी दर्ज करने की तैयारी में है। सभी आरोपियों से बरामद मोबाइल फोन भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि इस रैकेट के बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा सके। ताजमहल की सुरक्षा के लिए अब यमुना में स्पीड बोट उतारी जाएंगी। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ये प्लान तैयार किया गया है। यमुना की ओर से ताजमहल को सबसे ज्यादा खतरा है और खुफिया एजेंसियों भी इस बारे में अपनी रिपोर्ट दे चुकी हैं। यही कारण है कि ताजमहल की सुरक्षा के लिए अब यमुना में स्पीड बोट से पेट्रोलिंग की जाएगी और इसके लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम ताज के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा। स्पीड बोट सिविल पुलिस को मिल गई है और वहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचे थे और इस दरमियान ताजमहल की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। खुफिया इनपुट के बाद यमुना की ओर से ताजमहल की सुरक्षा को ज्यादा मजबूत करने के लिए बल दिया जा रहा है और ताजमहल की सुरक्षा में जल पुलिस तैनात की गई है। इसके अलावा हवाई क्षेत्र से सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काफी समय से एंटी ड्रोन सिस्टम की डिमांड की जा रही थी और इस पर यह सिस्टम मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से मंगाया गया था। अब ताजमहल में इस सिस्टम को जल्द ही लगाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ताजमहल पर हमले कर फर्जी एनिमेटेड वीडियो तैयार करके वायरल कर दिया था, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई। ताजमहल के पार्श्व में यमुना किनारे मेहताब बाग तक बड़े इलाके में पीएससी तैनात कर दी गई है। एटा के जलेसर में तहसील परिसर में स्थित उप निबंधक कार्यालय में चोर तिजोरी में रखे 1,70,000 रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए प्रभारी उप निबंधक ने रिकॉर्ड में हेराफेरी किए जाने की आशंका जताई है। चोरी की इस घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। उप निबंधक रविंद्र पाल सिंह ने बताया कि वे ड्यूटी खत्म कर कार्यालय बंद करके घर गए थे और रोजाना की तरह मेन गेट पे 3 ताले लगाए गए और सुबह 9:15 बजे जब कार्यालय पहुंचने पर मेन गेट के तीनों ताले टूटे देख उनके होश उड़ गए। आकर अंदर देखा तो सभी कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। कंप्यूटर क्षतिग्रस्त हालत में जमीन पर गिरे हुए थे। कार्यालय के सभी दस्तावेज बिखरे हुए थे। ग्राउंडर से तिजोरी काटकर चोर उसमें रखे 2.25 लाख रुपए से अधिक की नकदी चोरी कर ले गए। उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी एसडीएम भावना विमल और कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के साथ पहुंच गई और जानकारी पर कोतवाली प्रभारी डॉक्टर सुधीर राघव फोर्स सहित पहुंचकर जांच में जुट गए और एसडीएम भावना विमल ने इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारी को भी दी। उत्तर प्रदेश में खेल जगत को लेकर एक नई शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य के युवाओं को विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब हर विधानसभा में मिनी स्टेडियम और हर मंडल में स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे और इन स्पोर्ट्स कॉलेजों को सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इन्हें राज्य की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा ताकि खिलाड़ियों को वह प्लेटफॉर्म मिल सके जहां से वे खेलों में देश का नाम रोशन कर सके। खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यों के लिए खास जोर दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो और उच्च स्तर पर इसकी नियमित निगरानी की जाए। हर 15 दिन में प्रमुख सचिव और हर हफ्ते वरिष्ठ अधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की सभी खेल प्रतियोगिताओं को अब एकीकृत ढांचे के तहत जोड़ा जाएगा। खिलाड़ियों के लिए आधुनिक इलाज का इंतजाम लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में जल्द ही स्पोर्ट्स एंड इंजरी मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी और इससे युवाओं का आत्मबल बढ़ेगा और सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। स्कूलों में शिक्षा किताबों से आगे बढ़ेगी। बच्चों की शिक्षा को लेकर भी योगी सरकार सख्त है। सरकार अब प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव करने जा रही है। अब बच्चों की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं रखी जाएगी बल्कि खेलकूद, कला और रचनात्मक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा पहले चरण में 1 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। यह रकम कुल निर्धारित 2 करोड़ के बजट का हिस्सा है जो प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खर्च की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंशन के लिए 24 साल लड़ी गई कानूनी लड़ाई मुकाम पा गई है। पति ने 12 वर्ष लड़ाई लड़ी और लगभग इतने ही साल वर्ष
पत्नी ने भी लड़ाई लड़ी है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने मेरठ निवासी याची माया को एक मुश्त 7,50,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश विभाग को दिया है। कोर्ट ने कहा कि पेंशन पाने के अधिकार के बावजूद याची के पति को गलत शासनादेश के आधार पर इससे इनकार कर दिया गया और वह 4 दिसंबर 1982 के शासनादेश से पेंशन का हकदार था और इस तथ्य की उपेक्षा की गई। उसे 1973 के शासनादेश के आधार पर पेंशन पाने का अपात्र घोषित कर दिया गया, जबकि उक्त शासनादेश उसके मामले में लागू नहीं होता था। कोर्ट ने पेंशन के लिए न्यूनतम योग्यता न होने के आधार पर पेंशन का हकदार नहीं मानने संबंधी 5 मार्च 2008 का विभागीय आदेश रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि पेंशन या नॉशनल पेंशन दी जा सकती है, लेकिन अब मामला पारिवारिक पेंशन का है। कोर्ट ने कहा कि इतने अंतराल के बाद गणना कठिन है, इसलिए याची को विशेष स्थिति के कारण 7,50,000 रुपए की एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाए। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।